वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स के अंदर सेक्शन 38 तक हमने कंप्लीट कर ली थी और उससे आगे की सेक्शंस हम आज कवर करेंगे और आज हम केवल एक सेक्शन 39 कवर करेंगे क्योंकि उससे जो आगे की सेक्शंस हैं वो हमें एक दूसरे टॉपिक की ओर करती है, तो वो पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। आज का जो टॉपिक जो एक सेक्शन को कवर करता है वो टॉपिक ये है कि हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव। एक स्टेटमेंट को कितना प्रूव किया जा सकता है। ठीक, तो 39 सिर्फ उसी की बात करती है, तो पूरा ये समझने के लिए एक सेक्शन जरूरी सेक्शन है और ये बहुत ही ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसको समझने के लिए, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। इसीलिए मैं एक वीडियो सिर्फ 39 के ऊपर ही बना रहा हूँ कम्प्लीटली, और जो मेंस आंसर राइटिंग करानी है आज मुझे क्वेश्चंस की, वो मैं कराऊंगा आज आपकी। और बाकी जैसा कि हम कुछ अगर प्री के क्वेश्चंस अगर हुए इंपॉर्टेंट सेक्शन से आए होंगे तो मैंने जरूर इसमें ऐड किए होंगे आपके लिए, कंपेयर करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ जो मैं आज तक आपको पढ़ाता आया हूं वो आज भी मेरे दोस्तों में आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ आज के लेक्चर में हम सिर्फ 39 की बात करेंगे। हाउ मच स्टेटमेंट टू बी अप्रूव, सिर्फ इसी के आसपास रहेंगे। जो स्टेटमेंट हम देते हैं वो कितनी प्रूव की जा सकती है उसकी बात होगी, उसके लिए कितना एविडेंस दिया जा सकता है उसको प्रूव करने के लिए, वो भी सेक्शंस के अंदर बात होगी। तो देखते हैं आज का सेक्शन। हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट, यस ये हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड। ठीक, सेक्शन 39 जो मैंने बताया था आपको आज करेंगे। सेक्शन 39 इंडियन एविडेंस एक्ट की भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 33 हो जाती है, जो मैंने ब्लू कलर से किया हुआ है आपके लिए। बाकी कंटेंट के अंदर भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर कुछ भी आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। जो सेक्शन 39 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर है वही जो अभी नया कानून आया भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके अंदर सेम ही है, कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो सेक्शन 39 जो बात करती है मेरे दोस्तों, what evidence to be given, what evidence to be given when statement form part of a conversation, जब वो स्टेटमेंट क्या हो, किसी फॉर्म का पार्ट हो, किसी कन्वर्जेशन का पार्ट हो, किसी डॉक्यूमेंट का पार्ट हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का पार्ट हो, किसी बुक का पार्ट हो, या सीरीज ऑफ लेटर्स की वो पार्ट हो स्टेटमेंट फॉर्म में हो, और किसी पेपर का पार्ट हो, तो तब क्या एविडेंस दिया जा सकेगा। सेक्शन 39 ये बात करती है। व्हेन एनी स्टेटमेंट, सबसे पहले समझ लेते हैं इसको, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट। कोई एक स्टेटमेंट है जो किसी के अंदर लिखी हुई है और बहुत किसी मान लो बुक के अंदर लिखी है तो काफी ज्यादा लिखी हुई है, तो उसका कितना पार्ट प्रूव किया जा सकेगा, उसको कितने पार्ट के लिए प्रूव किया जाएगा, ये बात करी जा रही। और ऑफ अ कन्वर्सन और पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट। ठीक, उस डॉक्यूमेंट के अंतर्गत कोई चीज है, कन्वर्जेशन है, और इज कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंटेन इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म पार्ट ऑफ बुक, जो कि पार्ट है बुक का, और कंटेन इन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का पार्ट है, और ऑफ अ कनेक्टेड सीरीज ऑफ लेटर और पेपर्स, जो कि कनेक्टेड सीरीज है किसकी, लेटर्स की और पेपर की। एविडेंस शैल बी गिवन, तो एविडेंस दिया जा सकेगा ऑफ सो मच, उतने के लिए, उतने से अधिक नहीं, ऑफ द स्टेटमेंट उतने के लिए दिया जाएगा, उससे अधिक के लिए नहीं दिया जाएगा, कि जितनी की स्टेटमेंट कन्वर्जेशन में है
डॉक्यूमेंट के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर है, बुक के अंदर है, सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर। एज द कोर्ट कंसीडर नेसेसरी, जैसा कोर्ट कंसीडर करे कि ये आवश्यक है, इन द पर्टिकुलर केस टू द फुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर, उस स्टेटमेंट का नेचर समझने के लिए, जो पर्टिकुलर केस है उसका नेचर समझने के लिए जितना आवश्यक हो, उतना जितना कोर्ट कंसीडर करेगी इस स्टेटमेंट को समझने के लिए इतना आवश्यक है, उतना ही एविडेंस दिया जा सकेगा, उतनी ही वो स्टेटमेंट प्रूव की जा सकेगी। एंड दूसरी कंडीशन, एंड इफेक्ट ऑफ स्टेटमेंट, कोर्ट उतना ही कंसीडर करेगा, आवश्यक करेगा, कंसीडर नेसेसरी करेगा इफेक्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट का प्रभाव कहां तक है उसको समझने के लिए जो है कोर्ट को नेसेसरी लगे उतना ही एविडेंस दिया जा सकेगा। एंड ऑफ दी सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज मेड, और वो जिस सर्कमस्टांसेस मतलब परिस्थिति के अंदर बनाया गया है उस चीज को समझने के लिए भी कोर्ट जितना नेसेसरी समझे उसको उतना कंडीशन कंसीडर करना है, उतना ही एविडेंस दिया जा सकेगा। अब एक लाइन के अंदर मैं आपको ये समझाऊं तो ये कहती है कि कोई स्टेटमेंट है जो ब्रॉडर स्टेटमेंट है, अब वो किसी कन्वर्जेशन का पार्ट है, कोई बातचीत का पार्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखी, कोई बुक है उसके अंदर का पार्ट है, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसका कोई पार्ट है, कोई सीरीज ऑफ लेटर्स हैं उनका पार्ट है, कोई पेपर्स हैं उनके अंदर कोई स्टेटमेंट लिखी है, और ऐसी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर है उसको प्रूव करने की बात करी जा रही है कि उसकी कितनी जो वो बात है ना कितनी प्रूव की करी जाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा एक समझ लो आप कि कोर्ट जितना आवश्यक समझे उसको उतनी प्रूव की जा सकी, और कोर्ट के लिए भी तीन कंडीशंस हैं, वो एक तो उसका नेचर समझने के लिए उसको जितनी जरूरत पड़े उतनी, उसका इफेक्ट कहाँ तक है उतनी, और वो किस परिस्थिति में बनाई गई थी उस चीज को समझने तक के लिए कोर्ट एविडेंस अलाउ कर सकती है, उसके लिए आप एविडेंस दे सकते हो। तो ये जो लिखा है सो मच एंड नो मोर, उतना दिया जा सकेगा, उससे अधिक नहीं, जितना कोर्ट कंसीडर करे, जो कोर्ट की नजर में नेसेसरी हो, कोर्ट कंसीडर करे नेसेसरी इन दी पर्टिकुलर केस, उस केस के अंदर पर्टिकुलर जो नेसेसरी है कोर्ट जितने के लिए आपको अलाउ करे, और कोर्ट इन चीजों के बारे में अलाउ करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए एंड बी, इनके बीच कोई डिस्प्यूट है, अब ए ने कोई स्टेटमेंट दी है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो मान के चलो किसी बुक के अंदर लिखी हो, या किसी लेटर ऑफ सीरीज का पार्ट हो, किसी का किसी डॉक्यूमेंट के अंदर हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कोई एंट्रीज हो, तो वो दी है इस कोर्ट के अंदर। सपोज ए या बी में से किसी एक ने दी, मान लो ए ने दी है, ठीक है, इनके बीच डिस्प्यूट है, ए ने कोई स्टेटमेंट दी है, तो इस स्टेटमेंट को जो ये कोर्ट है वो ये कह रहे ए और बी, मान लो ए ने कुछ दिया या बी ने कुछ दिया है, अब ए ने ये जो दी है तो ए उतनी स्टेटमेंट को प्रूव कर सकेगा जितनी कोर्ट को नेसेसरी लगे, उससे अधिक नहीं, कि एक तो उसका जिससे नेचर समझ में आ जाए, नेचर समझ में आ जाए, उसका प्रभाव क्या है वो समझ में आ जाए, और वो किस सर्कमस्टांसेस में बनाई गई है वो समझ में आ जाए, उतनी के लिए ही आप एविडेंस दे सकोगे। सेक्शन 39 सिर्फ इतनी बात करती है। ऐसे बी ने कोई दिया है तो बी के ऊपर भी यही बात अप्लाई होती है, तो वॉच पार्टी के ऊपर ये बात अप्लाई होती है कि आपने जो एक स्टेटमेंट बनाई और अगर वो किसी की फॉर्म ऑफ पार्ट है, किसी बातचीत का या किसी डॉक्यूमेंट का या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का या बुक का, सीरीज ऑफ लेटर्स का, व्हाटएवर जो भी इसके अंदर लिखी हैं उनमें से किसी का भी वो पार्ट है, तो उसकी उतनी स्टेटमेंट के लिए एविडेंस दिया जा सकेगा, उतनी ही स्टेटमेंट प्रूव की जा सकेगी जितनी की कोर्ट कंसीडर करे कि ये आवश्यक है, इसलिए इस चीज को समझने के लिए, इसके नेचर को समझने के लिए, दूसरी बात इसके इफेक्ट को समझने के लिए, और तीसरी बात ये जिस कंडीशंस के अंदर बनाई गई है, जिस परिस्थिति के अंदर बनाई गई है सर्कमस्टांसेस में, तो उस स्थिति को समझने के लिए, उतनी ही के लिए आप एविडेंस दे सकोगे, उतने से ज्यादा के लिए नहीं। ये बात करती है सेक्शन 39 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट।
इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर ये सेक्शन 33 हो जाएगी और बाकी का इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया, ये कोर्ट के अंदर किसी फैक्ट एंड इश्यू के लेके डिस्प्यूट है, उससे रिलेटेड मान के चलो कोई एक स्टेटमेंट देता है जो कि पार्ट है किसी डॉक्यूमेंट का, बुक का, इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का, या जो और भी जो लिखी है इसके अंदर लेटर्स का, लेटर ऑफ सीरीज का, किसी पेपर का, तो उसमें से उतनी ही स्टेटमेंट प्रूव की जा सकेगी जितने के लिए कोर्ट आपको कंसीडर करे कि पर्टिकुलर केस के लिए नेसेसरी है, उसकी नेचर को समझने के लिए, उस स्टेटमेंट के इफेक्ट को समझने के लिए, और वो किस परिस्थिति में बनाई गई है उस चीज को समझने के लिए, उतने के लिए ही एविडेंस दिया जा सकेगा, उससे ज्यादा के लिए नहीं। ये बात बताती है सेक्शन 39। आई होप मेरे दोस्तों आप सभी को बहुत अच्छे से ये सेक्शन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने जो आपको एक होमवर्क दिया था, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग: प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड। मीन्स राइटिंग मैंने आपको कहा था कि मैं कराऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो मैं करा रहा हूं। तो मैंने आपको ये प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड बहुत पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था। जैसा कि हम मेंस आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं हम उनको करते चले आ रहे हैं, जितनी हम सेक्शंस पढ़ते जा रहे हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराता जा रहा हूं कि प्री के साथ साथ मेन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ प्री निकालने से काम तो चलेगा नहीं, आपको निकालनी तो 3 स्टेजेस हैं, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। तो हम उसी परिप्रेक्ष्य के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, मैंने बताया आपको एक इंट्रो बता दो, एक जनरल उसकी चीज बता दो। तो अ कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंस एड्यूस्ड बिफोर इट एंड हियरिंग आर्गुमेंट comes first to a conclusion as the existence or non-existence of the various fact asserted or denied by these parties। ठीक है, कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में है, ये फैक्ट एग्जिस्टेंस में ये है या नहीं है, पार्टी डिनाई करती है, कोई एक्सेप्ट करती है, ये सारी चीजें चलती हैं। तो उसी को तो हम बोलते हैं कि प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है। तो एक तो ये आपने जनरल इंट्रो दे दिया। फिर क्या करना है आपको, आप इसको मिला लेंगे अपने से, वीडियो देख के आपने जो लिखा है, मैंने आपको बोला था कि लिख के लाना है, आप मिला लीजिए लिखना कैसे है, और अब वीडियो को पॉज करके पढ़िए और इसको समझिए, क्योंकि मैं आंसर राइटिंग करा रहा हूं। मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इन चीजों का समझा चुका हूं पहले ही कि प्रूव क्या होता है, डिसप्रूव क्या। अब मैं इसकी हिंदी बताने यहाँ पे नहीं बैठूंगा आपके लिए, ये आपको समझना है। इसके बाद मैंने जो हमारे लॉ के अंदर है उसका बता दिया कि सेक्शन 3 जो है डिफाइन, प्रूव, डिसप्रूव एंड नॉट प्रूव। सेक्शन 3 जो है वो डिफाइन करती है प्रूव, डिसप्रूव और नॉट प्रूव। अब प्रूव डिफाइन कर दिया कि प्रूव क्या आता है। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव इट इज to existent or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of a particular case to act upon the supposition that is exist। तो ये मैंने बता दिया था आपको, पहले भी समझा चुका हूं कि प्रूव्ड क्या होता है कि मैटर को कंसीडर करने के बाद अगर कोर्ट का ऐसा बिलीव होता है कि ये अस्तित्व है इसका, और अगर मेरी जगह अगर इसको कोई और भी कोई विवेकशील प्रूडेंट मैन, अगर ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मेरी जगह कोई और, अगर कोई प्रूडेंट मैन, विवेकशील व्यक्ति होता, वो भी होता, तो इसको इस सर्कमस्टांसेस में इसको प्रूव ही मानता, और ये मानता कि ये एग्जिस्टेंस में है, तो ये प्रूव है। डिसप्रूव के अंदर ये है, सेम वही वाली बात है कि एक फैक्ट कब डिसप्रूव कहा जाएगा, जब कंसीडरिंग द मैटर कोर्ट को ऐसा बिलीव होता है कि ये एग्जिस्ट, जो ये बात है, ये जो है ये मैटर ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और ना ही इसकी एग्जिस्टेंस कंसीडर करती है। अगर मेरी जगह सपोज अगर मान के चलो कोई प्रूडेंट मैन भी हो, अगर वो मैटर कंसीडर करे तो उसकी नजर में ये एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, तो कोई विवेकशील, तो ये हो गया डिसप्रूव। नॉट प्रूव एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोर्ट पहुंच ही नहीं पा रहा, ना तो इस स्थिति में पहुंच पा रहा है कि ये प्रूव है, ना तो इस स्थिति में पहुंच पा रहा है कि ये डिसप्रूव है, नाइदर प्रूव नॉट डिसप्रूव। तो ये सारी चीजें मैंने समझा दी हैं आपको, एक एक चीज मैंने समझाई हुई है। अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव व्हेन आइदर इज एग्जिस्टेंस नॉर इज नॉट एग्जिस्टेंस इज प्रूव। सेम वो जो चीजें मैंने बताई हैं कि ऐसी स्थिति आ गई कोर्ट के सामने,
एक फैक्ट को देखने के बाद ना तो वो ये कह पा रहा है कि ये एग्जिस्टेंस में है, ना वो ये कह रहा है कि इस एग्जिस्टेंस में नहीं है। समटाइम ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोर्ट को समझ ही नहीं आता यार क्या बात सही है। दो आदमी दोनों बिल लेके आ गए ओरिजिनल, दोनों दिखा रहे हैं कि नहीं ये इस लेडी ने मेरे नाम बिल करी है, इसने मेरे नाम बिल करी है। अब कोर्ट बड़ा कंफ्यूजन में, यार कौन सी बिल सही है, कोर्ट को समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि वो समझ ही नहीं पाएगा एग्जिस्टेंस या नहीं, तो ऐसी कंडीशन नॉट प्रूव मानी जाएगी। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैंने बताया कि प्रिजम्पशन इनोसेंट की है हमारे यहाँ, तो इसलिए इसको हम प्रूव नहीं मानते। आदमी कहेगा से नोट प्रूव ही क्यों मांगा, डिसप्रूव क्यों नहीं मांगा, नॉट डिसप्रूव क्यों नहीं कहा, तो इसीलिए नहीं कहा कि भैया हम अगर प्रूव नहीं मान सकते तो उसको डिसप्रूव भी नहीं मानेंगे। ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में हम नॉट प्रूव भी मानेंगे कि ये प्रूव ही नहीं हो रही है चीज इस कंडीशन में। ठीक, तो हमने ये डिफाइन कर दी कि ये चीजें कहाँ डिफाइन है। फिर उसका हमने कंक्लूजन लिख दिया कि proved the court needs to look for is such a high degree of probability that a prudent man in any other similar transaction would act on the omission that such a thing was true. The expression matter before it, ये सारा कंक्लूजन मैंने इसका लिख दिया, निचोड़ ये आप सब पढ़ लेना, इसको समझाने की जरूरत है नहीं क्योंकि प्रूव डिसप्रूव बहुत इजी इसका आंसर लिखा है मैंने, बहुत इजी है ये, बहुत इजी सा मैंने दिया भी था। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। जो भी मेरे रेगुलर जो 3-4 बच्चे हैं जो रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो मिला सकते हैं इसको, इस आंसर को, और बाकी पॉज करके वीडियो से आप मिला सकते हैं बार बार। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप प्रॉपर मैच कर लें और इसको पढ़ लें। और थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ जो कि बात करेगा हमारे जजमेंट ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रेलिवेंट। ये टॉपिक है, इसमें 4-5 सेक्शंस हैं, इनको कंप्लीटली हम एक टॉपिक के साथ कवर करेंगे। आज ये जो 39 थी तो एक टॉपिक को कवर कर रही थी जो बात कर रही थी कि हाउ मच ऑफ अ स्टेटमेंट इज टू बी प्रूव्ड, कितनी स्टेटमेंट प्रूव की जा सकती है, वो बात कर रही थी। एक अकेला टॉपिक था इसलिए समझाना जरूरी था इसको अलग से। और इससे कोई प्री में क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, पर फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, आ भी सकता है। और कॉन्सेप्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है, कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस में ये चीज बहुत देखने को मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। अगर आपको और वीडियो चाहिए इसके तो उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि बेल आइकॉन आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। एंड लीगल गाइड 360 पे जाके मेरा चैनल आप ज्वाइन कर लें टेलीग्राम पे, और वहाँ पे मेरा फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, आप मेरे चैनल पे पहुँच जाएंगे सीधे लीगल गाइड 360 टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से आप इजीली इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और मेंस आंसर राइटिंग को मैच कर सकते हैं अपने आंसर से। कॉन्सेप्ट मैंने 39 का आपको समझा दिया, इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं। और बाकी कोई इंक्वायरी और अगर आपकी है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। एंड थैंक यू सो मच आज के लिए। कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।